हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है मेरा नाम है जॉन विक और सभी लोग मुझे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर मेरा नाम का इतना खौफ है कि सीआईए से लेके व्हाइट हाउस सभी की फट जाती है। लेकिन भले ही कोई भी इंसान कितना ही ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में गलतियां तो कर ही देता है। ऐसी ही एक गलती मैंने भी करी थी, जिसकी वजह से मैं खुद तो डूबा ही डूबा, लेकिन अपने साथ में अपनी टीम को लेके भी डूब गया। और मेरे अंदर इस चीज का बहुत ही बड़ा रिग्रेट है कि मैं अपने साथियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन शायद मेरे इसी रिग्रेट को देखते हुए गॉड ने मुझे वक्त में 21 साल पहले भेज दिया, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे वो सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट किया करते थे, और मेरे पास है मौका है कि अपने दोस्तों को वो सब फेस करने से बचा सकूं, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वापस आने के बाद से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी रियल बॉडी कहाँ पे है। मैं कैसे बच्चे की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, जिसका नाम भी जॉन विक है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हुए भी किसी के लिए भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ सेम है तो मेरी बॉडी और मेरी फैमिली कहाँ है? अब इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में सिर्फ 2 ही मिशन है, अपने लोगों को बचाना और अपनी बॉडी को ढूंढना। मुझे लगा था कि मेरा ये सफर तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन इस सफर के अंदर ऐसे ऐसे खतरे आएंगे जिनके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। मैं ये बात बोल सकता कि मैं नॉर्मल हाई स्कूलर की तरह कभी भी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ भी गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड और मिलिट्री फोर्सेस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और इन्हीं लोगों की वजह से किंग को वापस अपने फील्ड में लौटना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के सीआईए का सीन दिखाया जाता है। जेम्स नाम का बंदा मैक्स को कॉफी देते हुए बोल रहा होता है सबको क्या चल रहा है। मैक्स बोल रहा होता है हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आखिर कितने सालों तक हमें ये काम करना पड़ेगा। मुझे इस ऑफिस में आए हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं 3 साल से सिर्फ इस डेस्क से बैठा हुआ हूँ। जेम्स बोल रहे होते तुम सिर्फ 3 साल में ही बोर हो गए, मैं तो यहाँ पे 8 साल से बैठा हुआ हूँ। हमें बस एक ही काम करना, उस बोर्ड पे रह रहे इंसान के ऊपर नजर रखनी है। व्हाइट हाउस की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले थे कि हमें इसके ऊपर नजर रखनी ही है। तभी मैक्स बोल रहा होता है कैप्टन यहाँ पे देखिए, वो जो बोट थी ना वो काफी तेजी से मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। घबराते हुए जेम्स बोल रहा होता है आखिर वो बोट मूव क्यों कर रही है। फिर कॉल करते हुए मैक्स बोल रहा होता है बॉस, जॉन विक की जो बोट थी वो मूव कर रही है। 8 साल बाद में हमें वापस वो रेड अलर्ट दिख रहा है। हम देखते हैं उस बोट के मूव करने की वजह से सीआईए के हेडक्वार्टर से लेके व्हाइट हाउस सभी काफी डर गए होते हैं। सीन चेंज होता है, कैलिफोर्निया के किनारों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेम्स अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेके पहुंचा होता है। जेम्स बोल रहा होता है जॉन विक, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने जमीन के ऊपर पाँव क्यों रखा है? ये हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है, तुम्हें याद है ना? और वैसे भी तुम्हारी वजह से सीआईए ऑफिस से लेके व्हाइट हाउस अभी काफी ज्यादा गुस्सा है। जॉन विक बोल रहा होता है प्रेसिडेंट की इतनी औकात होगी कि वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, एक बार उस कमीने को कॉल तो करना। मैं भी देखता हूँ आखिर वो मेरे साथ मिसबिहेव कैसे करता है। जेम्स फोन देते हुए सोच रहा होता है पता नहीं ये बंदा प्रेसिडेंट से कैसे बात करेगा। तभी हंसते हुए जॉन विक बोल रहा होता है प्रेसिडेंट, लगता है कि तेरी औकात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने सुना कि तू मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था। हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसकी इज्जत रखते हुए मैंने 8 साल जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा, लेकिन आज मेरा सिगरेट पीने का और जमीन पे वॉक करने का काफी मन कर रहा है। वैसे भी तुम्हें मेरा इतना भी डर क्या है? तुम्हें पता ना कि मैं इस दुनिया में कुछ दिन का मेहमान हूँ। जब मैं अपने बोर्ड के ऊपर कुछ ही मंगाता तो तुम लोग की सांसें क्यों चढ़ जाती है? तुम्हें पता है कि मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं सिर्फ कुछ दिनों में मर जाऊंगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ। अमेरिका के अंदर जो मैंने 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गाड़ रखा है, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लोगों का पीछा करवाना बंद करना होगा। मेरे बंदों को सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो। 3 महीने के अंदर मेरे सारे बंदे गायब हो जाएंगे। अगर तुम मेरे इस ऑफर को मान लेते हो तो हम दोनों के लिए ही काफी अच्छा है, और अगर नहीं मानोगे तो जब 16 न्यूक्लियर बम एक साथ में फूटेंगे ना तो आवाज तो बहुत ही कमाल की आएगी। मेरे को जानना है प्रेसिडेंट, क्या तुम मेरे डील के अंदर इंटरेस्टेड हो कि नहीं? थोड़ी देर बाद में कॉल कट करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मेरे डील के लिए मान चुका है, तुम मेरे को लगा एक शैंपेन की बोतल दे दो, मुझे एंजॉय करना है। जेम्स बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम लाखों लोगों की जिंदगी के साथ में ऐसे ही खेल रहे हो। जॉन विक बोल रहा होता है आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है? जेम्स बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मैं 8 सालों तक सिर्फ एक केबिन में बैठा हुआ हूँ। मुझे लगा था कि सीआईए में ज्वाइन होने के बाद मैं बहुत एक्साइटिंग काम करूंगा, लेकिन मेरे साथ में 400 एलिट्स बंदे हैं जो कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बैठे रहते हैं। तुम एक नंबर के कमीने हो लूसीफर। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे ये घटिया नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ से मैं आया हूँ ना वहाँ पे लोग मुझे हेल किंग कहा करते थे, क्योंकि चाहे ह्यूमंस हो या गॉड कोई मुझे मेरी जगह से बेदखल नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे लूसीफर नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेम्स बोल रहा होता है जॉन विक आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, आज तुम्हें पकड़ने के बाद मैं इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जॉन विक बोल रहा होता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है?
तुम 8 साल से बैठे हुए हो, फिर भी मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो। व्हाइट हाउस में जो बंदा बैठा हुआ है ना, उसको मेरे पावर के बारे में सब कुछ पता है। इसी वजह से वो मेरे साथ में काफी तरीके से बिहेव कर रहा है। और वैसे ही मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी फिजिकल कंडीशन के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल है ना कि मेरे को पता है कि मेरी मौत कब, कहाँ और किस वक्त होगी। और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हें मेरे चक्कर में सिर्फ 5 साल और काम करना पड़ेगा। जेम्स बोल रहा होता है, सभी लोग अलर्ट हो जाओ क्योंकि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। एक बार इसने 800 एलिट्स को अपने हाथों से ही मार दिया था। ये खुद किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। जॉन विक सोच रहा होता है, मेरे आखिरी पल में मैं इन अमेरिकन को बेवकूफ बना के जा रहा हूँ। इसी के साथ में जॉन विक की सांसें वहाँ पे रुक गई होती है। फिर सीन चेंज होता है, मैं लंदन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बिलियनर विलियम मालिया को, जो कि बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, मुझे आम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 10 बिलियन बाहर निकाल दो। इससे अगर नॉर्मल लोगों का पैसा जाता भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसी वक्त कोई विलियम मालिया को शूट कर देता है। स्नाइपर लड़की बोल रही होती है, मेरा काम खत्म हुआ। पक्का से जो बॉस जॉन विक है वो काफी तक खुश होंगे। हम देखते हैं इस लड़की का कोड नेम होता है फायरफ्लाई। कॉल करते हुए फायरफ्लाई बोल रही होती है, तुमने जो मुझे टॉय दिया था ना, वो तो बहुत ही कमाल का था और मैंने विलियम मालिया को फ्रॉड करने से पहले ही मार दिया है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बंदे की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा था। वैसे मुझे बताओ कि नेक्स्ट टास्क क्या है। तभी सामने से फॉक्स बोलते है कि आज के बाद में कोई भी नया टास्क नहीं आने वाला। बॉस ने बोला है कि सभी लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। फायरफ्लाई बोल रही होती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना, आखिर हमें कब तक अंडरग्राउंड होना होगा। फॉक्स बोल रही होती है, बॉस ने रिकॉर्डिंग भेजा कि हमें आज के बाद में कभी कोई टास्क नहीं करना, अब हमेशा के लिए हमें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। फायरफ्लाई बोल रही होती है, फालतू बातें करना बंद करो, बॉस जब तक जिंदा है तब तक वो कभी ऐसी फालतू बातें नहीं करेंगे। फॉक्स बोल रही होती है, हम सभी बॉस को जानते हैं, अगर उन्होंने ये ऑर्डर दिया तो हमें पता है कि उनके साथ में क्या हुआ होगा। रोते हुए फायरफ्लाई बोल रही होती है, इसका मतलब बॉस का अंत हो चुका है। फॉक्स बोल रही होती है, बॉस ने बोला है कि वो अकेले ही हेल जा रहे हैं, पर हम लोग को अच्छे काम करके हमको हेवन जाना है। ठीक है फायरफ्लाई, अब हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। फिर जो फायरफ्लाई होती है अपने कार से उतरते हुए हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और फिर वो खुद को स्टैब करते हुए बोल रही होती है, बिना जॉन विक के उसके टीम का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ में जॉन विक के ग्रुप की पहली मेंबर ऑफलाइन चली जाती है। सीन चेंज होता है, साउथ अमेरिका में एक एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जॉन विक की टीम की दूसरी मेंबर यूमिंग बर्ड बैठी होती है। यूमिंग बोल रही होती है, बॉस ने बोला है कि वो हेल जा रहे हैं, ठीक है फिर वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ ही जाएंगे। ये बोलते हुए प्लेन को क्रैश करा देती है। हम देखते एक एक करके ग्रुप के सारे मेंबर्स ऑफलाइन जा रहे होते हैं। रोते हुए फॉक्स बोल रही होती है, जबकि पूरा ग्रुप ऑफलाइन जा चुका है, तो ठीक है अब मेरा भी ऑफलाइन जाने का टाइम हो चुका है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जॉन विक को, जो कि सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे आ गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, आज की डेट है दिसंबर 23, 2000। जॉन विक टाइम में 21 साल पहले आ गया है और अभी वो जिलिंग सिटी के हाई स्कूल में पढ़ रहा है। अपने आसपास की जगह को देखते हुए जॉन विक सोच रहा होता है, देखने में ये जगह हेल नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम में पहले आ चुका हूँ। तभी टीचर बोलते हैं, जॉन आखिर तुम क्या कर रहे हो, जाओ जाके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। बाहर आने के बाद में जॉन विक सोच रहा होता है, ये जगह तो काफी अजीब है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं वक्त में पीछे आके इतने लोगों के बीच में फंस जाऊंगा। वैसे गॉड आखिर आपने मुझे ये पनिशमेंट दी है या रिवॉर्ड। तभी साइड में कुछ लाते हुए बोल रहा होता है, देखो लड़की बिल्डिंग से गिर रही है। तभी जॉन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मैं इसे आराम से बचा लूंगा, लेकिन तभी वो लड़की जॉन के ऊपर ही गिर जाती है। हम देखते इस लड़की का नाम होता है सनमई। आगे वो दोनों ही प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आगे होते हैं। सनमई को देखते हुए जॉन सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि ये सेकंड फ्लोर से गिरी है, अगर ये थोड़ा ऊपर और से गिरती ना तो ये मुझे फिर से रीइंकार्नेट करवा देती। तभी वहाँ पे ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल सन आ जाते हैं। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, जॉन तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। जॉन विक बोल रहा होता है, नहीं सनमई मेरे ऊपर गिर गई थी लेकिन मेरे को चोट नहीं आई है, आप ऐसा बोल सकते कि मैंने इस लड़की की जान बचाई है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, सनमई तू मुझे ये बता कि तुम बिल्डिंग से गिरी कैसे। सनमई बोल रही होती, मैं तो रेलिंग पकड़े खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से मेरा पाँव स्लिप कर गया और मैं गिर गई। डैड मैं सच्ची में गलती से गिरी हूँ, मैंने सुसाइड करने का ट्राई नहीं करा। जॉन विक सोच रहा होता है कि सच में इस लड़की का बाप है। मन तो कर रहा है कि मैं इनसे पूछ लूं कि ये डॉक्टर तो नहीं है ना, क्योंकि इन लोगों की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, जॉन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ पे चेकअप करा सकते हो। जॉन बोल रहा होता है, नहीं प्रिंसिपल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल सन बोल रहे होता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम उसे बेफिक्र होकर बोल सकते हो। तभी जॉन पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सर मुझे थोड़ा सा फेवर चाहिए था, क्या आप मुझे 50 युआन उधार पे दे सकते हो। वो ना मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसी वजह से मुझे पेट्रोल भराने के लिए पैसे चाहिए। पैसा लेने के बाद में जॉन अपने घर पे आ गया होता है। जॉन सोच रहा होता है, सच में ये जगह तो बहुत ही अजीब है। अपने घर पे आने के बाद में जॉन सोच रहा होता है, चलो देखते हैं।
आखिर मैं किस बंदे की बॉडी में आया हूँ। तभी जॉन के हाथों में इस बॉडी के ओनर की डायरी लगती है। जॉन सोच रहा होता है अच्छा इस बंदे का नाम भी जॉन विक है, जो कि एक ऑर्डिनरी सेकंड ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है। एक साल पहले तक ये हाई स्कूल एक वोकेशनल हाई स्कूल हुआ करती थी, लेकिन अब जाके ये रेगुलर हाई स्कूल में चेंज हो चुकी है और इस स्कूल की जो रेपुटेशन है वो भी कुछ खास नहीं है। जॉन के मॉम डैड तभी अलग हो गए थे जब जॉन छोटा था और जॉन के फादर ने तो कंट्री भी छोड़ दी और उनको जॉन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं जॉन की मॉम ने 6 साल पहले शादी कर ली और जॉन को उसे ग्रैंडमा के पास में छोड़ दिया बड़ा होने के लिए। लेकिन 3 साल पहले पता चला कि जॉन की मॉम और उसका हस्बैंड गैम्बलिंग कर रहे थे, तो इसी वजह से वो लोग अब जेल के अंदर है। 1 साल पहले जॉन की ग्रैंडमा भी चल बसी, जिसकी वजह से जॉन पूरी तरीके से अकेला पड़ गया और उसे कोई रिश्तेदार भी उसे मिलने के लिए नहीं आते थे। बस एक नेबर कमेटी है जो कि बार बार जॉन को चेक करने के लिए आते रहते हैं। मैं एक ऐसे बंदे की बॉडी में आ चुका जिसका कि लिटरली कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि अपने स्कूल के अंदर भी शांत रहने की वजह से कोई भी दोस्त नहीं है। सच में गॉड आपने क्या कमाल के बंदे की बॉडी मेरे को दी है। जितने कम लोगों से मेरी पहचान होगी उतना ही खुल के मैं जी पाऊंगा। फिर डेट को चेक करते हुए जॉन बोल रहा होता है आज 23 तारीख है। लगता है उस खतरनाक इंसिडेंट से मैं 15 दिन पहले आ चुका हूँ। 15 दिन बाद में फायरफ्लाई अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक इंसिडेंट को फेस करेगी और वो मोमेंट इतना खतरनाक होगा कि उसकी वजह से उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके फायरफ्लाई को बचाना होगा, लेकिन फायरफ्लाई तो सियोल कोरिया में रहती है और वही मैं यहाँ पे चाइना के जिंगनिंग सिटी में आ रखा हूँ। साउथ कोरिया जाने के लिए ना ही मेरे पास में पैसे है ना ही वीजा। ऑर्डिनरी रास्ते से तो वहाँ पे जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे वहाँ पे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। फिर रात को बैठ के जॉन अपनी पावर को कंसंट्रेट कर रहा होता है। जॉन सोच रहा होता है मैं तो बहुत ही वीक हूँ, मैं पानी को भी अपने पावर से मूव नहीं कर पा रहा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सनमई को, जो कि सोच रही होती है जॉन को देखने के चक्कर में आज मैं रेलिंग से गिर गई थी। वैसे ये चीज सुनने में काफी एम्बैरेसिंग लग रही है। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं पे क्यों शर्मा रही हूँ? मेरे को तो लव लेटर जॉन ने दिया था ना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जॉन अपने सेम नाम के बंदे के बॉडी के अंदर इनकार्नेट हो चुका है, लेकिन अब उसको ये जानना है कि उसे खुद की रियल बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड के अंदर सब कोई है तो जॉन भी पक्का से इस वर्ल्ड के अंदर होगा। जब जॉन अपने घर के नंबर के ऊपर कॉल करता है तब उसे वो नंबर इनवैलिड बता देता है। आगे जॉन अपने पास लाइफ वाले घर पे आ गया होता है। जॉन सोच रहा होता है मुझे याद है कि मैं इसी घर में रहा करता था। तभी एक मोटा बंदा गेट खोलते हुए बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर आखिर तुम किसको ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो? जॉन बोल रहा होता है मुझे अपनी बॉडी यहाँ पे भी नहीं मिली। रास्ते में चलते हुए जॉन सोच रहा होता है मेरे जो घर का नंबर था वो भी काम नहीं कर रहा है। मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तभी वो एक दुकान पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे 1 पैक सिगरेट दे दो। जॉन सोच रहा होता है लेकिन ये दुकान तो वही है जो कि मेरे पास्ट लाइफ में हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो मोटा वाला बंदा है इसे मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मुझे बुली भी कर रखा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब सब कुछ सेम है तो मेरी बॉडी कहाँ पे गई। मैं कब से अपनी बॉडी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही है। मुझे समझ में आ गया यहाँ पे राइटर ने गलती करी है। राइटर मेरे सामने और मेरे को बताओ कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया और आखिर ये किसकी बॉडी और मेरी बॉडी कहाँ गई। तभी वहाँ पे जॉन के पास में राइटर आ गया होता है। राइटर बोल रहा होता है सबसे पहले तुम्हें पैसे से रखना होगा। यहाँ पे इस स्टोरी के पीछे मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया है और तुम चाह रहे हो कि मैं एक चैप्टर के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी रिलीज कर दूं। मैं जल्दी तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ पे और तुम इस बॉडी के अंदर क्यों आए, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा धीरज रखो। आगे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सनमई को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या तुम्हें पता है जॉन ने ना सनमई को लव लेटर दिया है। सच में जॉन में तो काफी हिम्मत है, उसने प्रिंसिपल की लड़की को लव लेटर दे दिया। क्या उसे डर नहीं है कि प्रिंसिपल उसकी टांगे तोड़ देंगे? शर्माते हुए सनमई सोच रही होती है जॉन के लव लेटर की वजह से मैं स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो गई हूँ, मुझे यहाँ पे सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा वरना डैड तक ये सही बातें पहुँच जाएगी। तभी जॉन के पास में आते हुए सनमई बोल रही होती है क्या तुम थोड़ा सा फ्री हो? जॉन बोल रहा होता है हाँ बोलो, क्या तुम्हें कोई काम था? सनमई बोल रही होती है तूने मेरे को जो परसों लव लेटर दिया था ना मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन मेरे को माफ करना मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, मुझे ये फालतू काम नहीं करने। जॉन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि जो इस बॉडी का ओनर होगा वो काफी ज्यादा डरपोक इंसान होगा, लेकिन इस बंदे की हिम्मत देखो, ये प्रिंसिपल की बेटी को लव लेटर दे रहा है। सनमई बोल रही होती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? प्लीज तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ ही मत करना जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाऊँ। जॉन बोल रहा होता है ठीक है मेरे को पता है। सनमई बोल रही होती है हम सभी स्टूडेंट है और हमें पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जॉन विक बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वह तुम्हारे मिड टर्म में क्या ग्रेड आए थे? घबराते हुए सनमई बोल रही होती है मेरे पूरे के पूरे स्कूल के अंदर 196 रैंक बनी थी। जॉन विक बोल रहा होता है सच में तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, तुम्हारी रैंक तो बहुत ही गंदी थी, तुम्हारे फादर प्रिंसिपल है फिर भी तुम्हारी 196 रैंक बनी है। जॉन सोच रहा होता है इस स्कूल के अंदर 300 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं, लगता है लड़की सच में पढ़ाई में काफी कमजोर है। आगे बढ़ते हुए जॉन बोल रहा होता है पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। सनमई सोच रही होता है यहाँ पे मैथ्स को रिजेक्ट करने के लिए आई थी,
लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तभी क्लास में टीचर आते हुए बोल रहे होते, मैं यहाँ पे कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगले महीने 10 तारीख को हमारे और यानबियन स्कूल के बीच में कंपटीशन है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करनी है वो कर सकता है। नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लग चुका है, अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो जाके पढ़ सकता है। जिन्हें बंदों को पार्टिसिपेट करना है उन्हें पेरेंट्स के सिग्नेचर लेके आएंगे और 150 युआन भी लेके आएंगे। जॉन सोच रहा होता है यानबियन तो नॉर्थ कोरिया में है ना, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए सियोल आराम से पहुंच सकता हूँ। लगता है मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा 5 फ्लैग को बचाने के लिए। फिर हाथ उठाते हुए जॉन बोल रहा होता है, टीचर मेरे को साइन अप करना है। टीचर बोल रहे होते, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मैथ्स कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगे? पूरे स्कूल में तुम्हारी मैथ सबसे ज्यादा खराब है। सभी लोग हंसते हुए बोल रहे होते, लगता है जॉन आजकल यहाँ पे सस्ते नशे करके आ रहा है। फिर टीचर बोल रहे होते, सभी लोग अपनी बुक्स खोलो, हम यहाँ पे लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देखते हैं जॉन क्लास के अंदर सो रहा होता है। तभी वहाँ पे खड़े 2 बंदे बोल रहे होते, अगर हम लोगों ने जॉन से बात नहीं करी ना तो वो लोग हमको मारेंगे। उठते हुए जॉन बोल रहा होता है, स्कूल में आना तो बहुत ही बोरिंग है। तभी जॉन के पास में वो बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं, जॉन क्या तुम हमारे साथ पीसी कैफे चलना चाहोगे? जॉन बोल रहा होता है, हाँ मैंने अच्छी खासी नींद ले ली है, अब कुछ काम करने का टाइम आ चुका है। आगे पीसी कैफे आने के बाद में जॉन लगातार हार रहा होता है। जॉन सोच रहा होता है, काश मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर गेम्स के ऊपर ध्यान दे दिया होता, वैसे गेम खेलना सच में बहुत ही बोरिंग है। तभी वहाँ पे जॉन के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, कमीने का तेरा नाम जॉन है, मेरे को तुझसे कुछ बात करनी थी, चल पास से गली में चल। गली में आने के बाद में वो बंदा बोल रहा होता है, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया, अब तुम दोनों यहाँ जा सकते हो। जॉन बोल रहा होता है, तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो? तभी वो बंदा बीड़ी पीते हुए बोल रहा होता है, मेरा नाम है जियाउदा और यहाँ पे सभी लोग मेरे को ब्रदर दा बोलते हैं। मैंने सुना था कि तूने 2 दिन पहले सनमई को लेटर दिया था, क्या तेरे को पता नहीं कि सनमई किसी गर्लफ्रेंड है? उसे लव लेटर लिए क्या तुझे मरने का मन कर रहा है? जॉन सोच रहा होता है, इस गैंगस्टर के साथ में वो प्यारी सी लड़की, सच में आजकल लड़कियों की चॉइस को हो क्या गया है? जॉन बोल रहा होता है, क्या सच में सनमई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जियाउदा बोल रहा होता है, अभी तो नहीं लेकिन जल्दी ही बन जाएगी। लड़के तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? दूसरे लड़के बोल रहे होते, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जियाउदा तुम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें इनको आंसर करना चाहिए। जॉन बोल रहा होता है, मुझसे आंसर करते हुए मैं काफी हद थक चुका हूँ, अब मैं अपने हाथों से तुम लोग को आंसर करने वाला हूँ। फाइनली मेरे को मौका मिलेगा अपने हाथों को यूज करने का। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सनमई को जो कि बोल रही होती है, मॉम ने मेरे को बोला है डैड को खाना डिलीवर करने के लिए। तभी वो देखती है जॉनविक को जो कि साइकिल के पास में बैठा होता है। सनमई सोच रही होती है, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? जॉन बोल रहा होता है, ये मेरी नहीं है। तभी वहाँ पे सनमई आते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम किसी और को साइकिल को क्यों छेड़ रहे हो? जॉन बोल रहा होता है, क्या तुम मेरा बिलीव करोगी अगर मैं ये कहूँ कि मेरी साइकिल कौन सी है मेरे को याद नहीं है? सनमई बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? तभी जॉन बोल रहा होता है, 1 सेकंड रुको, मेरे को तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। सनमई सोच रही होती है, आखिर मुझे इस बंदे के करीब आने से अजीब क्यों फील हो रहा है? जॉन बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ में थोड़ा काइंडली बात नहीं कर सकती? मुझे पता है कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, उसी वजह तुम्हें अपने रेपुटेशन को मेंटेन करना पड़ता है और सभी के सामने गुड स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ता है, इसी वजह से तुम कभी भी बॉय से बात नहीं करती। लेकिन तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में इतना कोल्डली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। सनमई बोल रही होती है, अगर तुमको मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, आखिर तुम मुझे तक ज्ञान क्यों दे रहे हो? जॉन बोल रहा होता है, चीजों को डील करने के लिए सही तरीका नहीं है, मुझे पता है कि अभी तुम छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर बड़े होने के बाद में तुम्हें स्मार्टली चीजों को हैंडल करना होगा, ना कि ऐसे। देखो मैंने कल तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। सनमई बोल रही होती है, मैं 2nd फ्लोर से गिरी थी, मैं वहाँ से गिर के मरती तो नहीं। जॉन बोल रहा होता है, मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ, तुम उसका सही से आंसर करना। मैं जियाउदा नाम के एक बंदे से मिला था, क्या तुम उसको जानती हो? सनमई बोल रही होती है, हाँ मुझे इस बंदे ने स्कूल के बाहर 2 बार रोका था, लेकिन डैड ने इसको भगा दिया था, वैसे ये बंदा मुझे बार बार चेस करता रहता है, गुंडा टाइप है। जॉन बोल रहा होता है, अब ये बंदा तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला, मैंने इसे काफी सही तरीके से इंतजाम कर दिया है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं जियाउदा को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जियाउदा बोल रहा होता है, वो कमीना जॉनविक एक मॉन्स्टर है। जॉन बोल रहा होता है, देखो मैंने तुम्हारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, अब यहाँ पे इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ना कि यानबियन के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है? सनमई बोल रही होती है, कंपटीशन के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? और वह तुम्हें पे लोगों की साइकिल को छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे साइड में जो साइकिल खड़ी है ना, वो साइकिल तुम्हारी है। जॉनविक बोल रहा होता है, तुम्हें साइकिल के बारे में कैसे पता? हम दोनों तो सेम क्लास में भी नहीं पढ़ते। सनमई बोल रही होती है, मैंने एक बार ऐसे ही देख लिया था। जॉन बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, कहता नहीं कि तुम मुझे फॉलो करती हो। सनमई बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो,
आखिर तुम मुझसे कंपटीशन के बारे में क्या पूछ रहे थे? जॉन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। सनमई बोल रही होते है क्या तुम्हें भी यानबियांग जाना है? जॉन बोल रहा होता है मुझे यानबियांग की स्नो काफी ज्यादा पसंद है और मुझे वहाँ की स्नो देखनी है। तुम्हारे फादर तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है ना, तुम्हारे पास में पक्का से अलग वेज होंगे पार्टिसिपेट करने के। सनमई सोच रही होती है जॉन को यहाँ पे स्नो देखनी है। पहले ही मेरे साथ में काफी सीरियसली बात कर रहा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मुझसे फालतू बातें कर रहा है। जॉन सोच रहा होता है पता नहीं इस बॉडी के ओनर की वजह से हो रहा है या फिर क्या रीजन है, पर मुझे ये लड़की काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पे केयरलेसली एक्ट नहीं कर सकता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी वहाँ पे जॉन का पेट आवाज करने लगता है। सनमई बोल रही होती है क्या तुमने खाना नहीं खाया? जॉन बोल रहा होता है मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के। सनमई बोल रही होती है मुझे तुम्हारी फैमिली के कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अकेले रहना काफी मुश्किल होता होगा, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है ना, तो फिर मैं डैड से बात करूंगी ताकि वो तुम्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट दिला सके। प्लीज तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें नीचा नहीं देख रही बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। जॉन बोल रहा होता है पहले तो मेरे को डाउट था, लेकिन अब मेरे को यकीन हो चुका है कि तुम मुझे फॉलो करती हो। सनमई बोल रही होती है नहीं मैंने बस तुम्हारे बारे में सुन रखा और कुछ भी नहीं। तभी जॉन बोल रहा होता है कि तुम्हारे हाथ में एक खाना है। सनमई बोल रही होती है मेरे डैड का डिनर है। तभी जॉन उसे अपनी प्यारी नजरों से घूरने लगता है। आगे जॉन चिकन खाते हुए बोल रहा होता है सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। वही प्रिंसिपल सन सोच रहे होते आज मेरे लिए एक ही लेग पीस क्यों आया है, रोज तो मेरे 2 आते थे ना। आगे हम देखते जॉनवी को जो कि अपने घर पे आके ट्रेनिंग कर रहा होता है। जॉन सोच रहा होता है अभी के टाइम पे सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी बॉडी को ट्रेन करना। यहाँ से सियोल 1800 किलोमीटर है और यानबियांग और सियोल के बीच में एक मिलिट्री लाइन आती है। मुझे उसको पार करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अगले दिन जॉन अपने स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया होता है। जॉन सोच रहा होता है जो मिस्टर ल्यू है वो स्कूल के टीचिंग स्टाफ में से एक नहीं है, उन्हें एक एजुकेशन कंपनी ने यहाँ पे भेज रखा है। हमारे स्कूल का सक्सेस रेट बहुत ही कम है और हो सकता है कि जल्दी से गवर्नमेंट से प्राइवेट कर दिया जाए ताकि ये सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसी वजह से मिस्टर लू यहाँ पे काम करते हैं और इस बंदे के पास में स्कूल के अंदर काफी अच्छी खासी पावर भी है, तो मुझे इस बंदे से बात करनी चाहिए। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जॉन बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू यानबियांग के टूर के अंदर मैं साइन अप नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने सुना है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी एक सीट खाली है। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तुम्हारे ग्रेड काफी अच्छे होने चाहिए और तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल और क्लासरूम टीचर के भी इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास में ये सब कुछ है तो तुम टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तभी जॉन वहाँ पर डेस्क के ऊपर एक लिफाफा रख देता है। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते आखिर ये क्या है? तभी मिस्टर ल्यू देखते लिफाफे के अंदर एक कार्ड होता है। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते मैं तो भूल ही गया था कि 3 स्लॉट पूरी तरीके से खाली है और ये स्लॉट एक्स्ट्रा लोगों के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्प कराने के लिए जाएंगे, तुम इस स्लॉट पे ज्वाइन कर सकते हो। खुश होते हुए जॉनविक बोल रहा होता है मेरे को बस वहाँ पे जाना है, भले ही मैं किसी भी तरीके से जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते तुम्हें अपने इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना होगा। जॉनविक बोल रहा होता है मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते आज दोपहर नोटिस बोर्ड के ऊपर जो भी बच्चे जाने वाले हैं ना उन सभी का नाम आ जाएगा, टेंशन मत, तो तुम्हारा नाम पक्का से आएगा। मिस्टर ल्यू सोच रहे होते इस बंदे को इस एज में रिश्वत देना आता है, सच में ये बच्चा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। रास्ते में चलते हुए सनमई सोच रही होती है मैं टेस्ट के अंदर फिर से फेल हो गई, मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट्स मिले हैं जबकि मुझे 50 पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं 60 पॉइंट्स को स्कोर करूंगी। पर ये भी तो एवरेज ग्रेड ही होता है, इससे मैं कुछ खास नहीं हो जाऊंगी। तभी वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है जो भी बच्चे यानबियांग जा रहे हैं ना उनकी लिस्ट आ चुकी है। अपने नेम को देखते हुए बाकी सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सनमई सोच रही होती है क्या जॉन का नाम आया होगा? तभी वो लिस्ट को देखते हुए बोल रही होती है तो कमाल ही हो गया, इसके अंदर सच में जॉन का नाम आया है। आगे अपने घर पे आते हुए सनमई बोल रही होती है डैड मुझे भी यानबियांग के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, अचानक से तुम इस कंपटीशन के अंदर इतनी इंटरेस्टेड कैसे हो गई? और वैसे भी तुम अब वहाँ पर नहीं जा सकती, सारे के सारे स्पोर्ट्स भर चुके हैं। सनमई बोल रही होती है डैड मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे को वहाँ पे जाना है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते सच में आजकल तुम काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। आगे हम देखते हैं हमें 3 जनवरी 2001 का सीन दिखाया जाता है। स्टेशन पे खड़ी सनमई सोच रही होती है क्या जो स्कूल की टीम थी वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। मैम बोल रही होती है जो भी बच्चे यहाँ पे एक्स्ट्राज है ना वो यहाँ पे बाकी सारे बच्चों का सामान रखने में हेल्प करो। तभी सनमई वहाँ पे हाथ हिलाते हुए बोल रही होती है जॉन मैं यहाँ पे हूँ। जब जॉन जाके सनमई का सामान उठा ही रहा होता है तभी वहाँ पे बीच में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और बोल रहे होते अपनी बेटी का सामान मैं रख दूंगा। जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन आप भी यहाँ पे हो?
कंपार्टमेंट में आने के बाद में जॉन बोल रहा होता है, सनमई आखिर तुमने इस ग्रुप को ज्वाइन कैसे करा? अनाउंसमेंट में तो तुम्हारा नाम नहीं था। सनमई बोल रही होती है, मेरे को बस जाने का मन था और तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे भी स्नो देखनी है। प्रिंसिपल सन सोच रहे होते आखिर ये कमीना मेरी बेटी के तक क्लोज कब आ गया। मुझे काफी रिग्रेट हो रहा कि मैं इस कंपटीशन टीम को लीड नहीं कर रहा। बस मेरी बेटी इस कमीने के साथ में सेफ रहे। आगे जो ट्रेन होती है उन्हें सफर के लिए निकल गई होती है। मिस्टर लियो बोल रहे होते, जॉन थोड़ा मेरे लिए पानी लेके आना ना, और मेरा बैग रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको भी सही तरीके से रख देना। इसके ना कैमरा रखा हुआ है तो थोड़ा ध्यान से रखना। लेकिन जो जॉन होता है मिस्टर लियो की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। मिस्टर लियो बोल रहे होते, जॉन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जॉन बोल रहा होता है, मिस्टर लियो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं यहाँ पे ट्रिप पे आया हूँ ना कि आपका पर्सनल नौकर बन के, तो इसी वजह से मुझे तो आप ऑर्डर मत ही करना। मिस्टर लियो बोल रहे होते, तुम्हें पता ना कि तुम एक्स्ट्राज में आए हो, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने होंगे। जॉन विक बोल रहा होता है, इस टूर के लिए मैंने आपको रिश्वत दी है, और रिश्वत देने के बाद में मैं तो आपका काम नहीं करने वाला। मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा, आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। मिस्टर लियो बोल रहे होते, बस तुम्हें काफी ज्यादा टफ एक्ट कर रहे हो। जॉन बोल रहा होता है, मिस्टर लियो गुस्सा मत करिए, सिगरेट पीजिए और अपने गुस्से को धुएं में उड़ा दीजिए। तभी सिगरेट को मुंह में लेते हुए मिस्टर लियो बोल रहे होते, ये तो फेक है, इस कमी ने मुझे फिर से ट्रिक कर दिया। आगे हम देते वो लोग यान बियान आगे होते हैं। सनमई सोच रही होती, आखिर मेरे साथ में आजकल हो क्या रहा है, मैंने इस बेवकूफ की वजह से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तभी वहाँ पे जॉन विक आते उसका बैग उठा लेता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे आराम से कॉक पियो, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला काम कर लेता हूँ। आगे जॉन मिस्टर लियो के पास में आ गया होता है। चिल्लाते हुए मिस्टर लियो बोल रहे होते, क्या तुम 4 दिनों के लिए ऐसे गायब होने वाले हो? देखो तुम यहाँ पे स्टडी टूर पे आए हो ना कि पर्सनल टूर पे। अगर तुम अकेले घूमने के लिए जाते हो, तुम्हारे साथ में कुछ भी हो जाता है, तो आखिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? तुम क्या चाहते हो मैं बिना किसी बात के फंस जाऊं? तभी जॉन वहाँ पे उनको रिश्वत देने की रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। मिस्टर लियो बोल रहे होते, कमीने तूने मुझे यहाँ पे फंसा लिया है, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ में मत खेलो, वरना ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही गुस्से में हूँ। तुम मेरी बातों का भरोसा करो, मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगा, फिर तुम्हें इसे वापस जाना पड़ेगा। देखो लड़की इतना केयरलेस मत बनो, ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो जॉन विक होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर लियो बोल रहे होते, जॉन मुझे ये जॉब काफी ज्यादा मुश्किल से मिली है, तो प्लीज तुम बाहर जाने के बाद में कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना। मैं तुम्हें 200 युआन दे रहा हूँ, इस पैसे को लेकर सही तरीके से ट्रेवल करना, बिल्कुल भी गलती मत करना। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा और तुम्हें जाने भी क्यों दूंगा? मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, सच में काफी अच्छा तरीका है, और मैं तुम्हें फाइट करके हराऊंगा। जॉन बोल रहा होता है, आप मेरी अंकल की एज के हो, आखिर आपको क्या ब्रूस ली बनने का पड़ा हुआ है? फिर थोड़ी देर के अंदर ही जॉन विक ने मिस्टर लियो को हरा दिया होता है। मिस्टर लियो बोल रहे होते, मुझे जाने दो, मुझे पता है कि मैं गलत था। जॉन बोल रहा होता है, मिस्टर लियो अपने फालतू यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर दी, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मैं जा रहा हूँ, और मेरे को कवर अप करना आपके लिए तो बहुत ही ईजी है। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, और मेरे यहाँ से जाने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं जॉन 36 घंटे बाद में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे खड़ा होता है। जॉन सोच रहा होता है, इस जगह को पार करने के बाद मैं सियोल पहुंच जाऊंगा, पर इस जगह को पार करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री है। फिर वहाँ पे सारी दिक्कतों को पार करते हुए जॉन आगे बढ़ रहा होता है। तभी जॉन के सामने एक बंदा जाता है। सोल्जर बोल रहा होता है, तुम तो एक घुसपैठिए हो, लेकिन तभी जॉन खड़ा होते हुए उस बंदे को वहीं पे चौक कर देता है और फिर उसकी बॉडी को घसीटते हुए साइड में लेके चला जाता है। लाइट हाउस पे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, क्या पे कोई मूवमेंट हुई? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, पक्का से पे कोई चिड़िया होगी। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वरना सर्च लाइट में तो वो दिख गया होता। बॉर्डर के तारों को काटते हुए जॉन सोच रहा होता है, मेरी जो अनट्रेन्ड बॉडी है ये तो काफी वीक है, घर जाने के बाद मैं फिर से काफी ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। फिर चॉकलेट खाते हुए जॉन सोच रहा होता है, मुझे कुछ कैलोरीज खानी होगी ताकि अपनी बॉडी को इसलिए यहाँ से मूव करा सकूं और यहाँ पे गड़ी हुई माइन फील्ड को आराम से देख सकूं। बाकी लोगों के लिए माइन फील्ड को क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ईजी है। अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने इतने सारे माइन फील्ड को क्रॉस करा है ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। खिसकते हुए जॉन बोल रहा होता है, सिर्फ 30 मीटर और उसके बाद मैं माइन फील्ड को क्रॉस कर लूंगा। लेकिन तभी जॉन अपना बैलेंस खो देता है और उसका पाँव एक माइन फील्ड के ऊपर आ जाता है। जॉन सोच रहा होता है, मैंने इस माइन फील्ड के ऊपर 3 kg का वेट रख दिया है और अगर फिर भी यहाँ पे धमाका हुआ तो 2 मीटर के रेंज के अंदर ही धमाका होगा। अगर मैंने अपना घुटना इसके ऊपर से उठा लिया ना, तब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक धमाका हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके इसके ऊपर 3 kg का वेट रखते हुए अपनी बॉडी को फ्री कराना होगा। ये बोलते हुए जॉन उस माइन के मुंह को बांधने लगता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद में जॉन सोच रहा होता है, बस मेरे को सेफ्टी पिन को डिस्ट्रॉय करना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं सीन चेंज होता है, कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। सनमई सोच रही होती है, पता नहीं मैं क्यों जॉन के पीछे यहाँ पे आ गई।
वैसे अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे जॉन से मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं ना, वो भी तो हमारे सेम टीम में ही था, तो आखिर वो कहाँ चला गया। वही हम देखते हैं जॉन को जो कि बेबी माइन को सेट कर रहा होता है। जॉन सोच रहा होता है मैंने इसकी सेफ्टी पिन को डिस्ट्रॉय करके एक पेंसिल के लीड से उसे चेंज कर दिया और मेरे रखे हुए कपड़े की वेट की वजह से मेरी बॉडी का वेट भी उसके ऊपर नहीं आ रहा। तभी जॉन को वहाँ पे किसी के आने की आवाज आने लगती है। जॉन बोल रहा होता है गॉड मुझे रीइंकार्नेट हुए कुछ दिन हुए हैं, आखिर आप मुझे क्यों जल्दी मारना चाहते हो। तभी जॉन उस माइन के ऊपर से साइड में कूद जाता है। जॉन बोल रहा होता है अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। फिर जॉन वहाँ पे जंप करते हुए एक बंकर में कूद जाता है। जॉन सोच रहा होता है चलो यहाँ पे कोई माइन फील्ड तो नहीं है, ये मेरे लिए काफी सेफ है। लेकिन तभी सेम बंकर के अंदर 2 ऑफिसर आते हैं। वो ऑफिसर बोल रहे होते देखो यहाँ पे घुसपैठिया आया है, इसको फटाफट से पकड़ो। लेकिन जॉन आगे बढ़ते हुए उनमें से एक को मार देता है। वहीं दूसरे की तरफ उसे अपने नाइफ को फेंक दिया होता है। जॉन बोल रहा होता है एक तो गया, एक और बाकी है। दूसरा वाला ऑफिसर बोल रहा होता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जॉन बोल रहा होता है तुम हमें पावरफुल बनने की एक्टिंग कर रहे हो। फिर आगे बढ़ते हुए जॉन उस बंदे को भी मार देता है। जॉन बोल रहा होता है अब इन लोगों की वजह से कम मुझे कुछ कपड़े तो मिल ही जाएंगे। फिर जॉन ने ऑफिसर के कपड़ों को पहनते हुए आराम से बॉर्डर को क्रॉस कर लिया होता है। जॉन बोल रहा होता है आज का दिन है 6 जनवरी 2001, जल्दी फायरफ्लाई के साथ में वो इंसिडेंट होने वाला है, मुझे कैसे भी करके उसको बचाना पड़ेगा। फिर जॉन एक टैक्सी लेते हुए बोल रहा होता है मुझे आपू जियोंग जाना है। जॉन सोच रहा होता है फायरफ्लाई के साथ में मेरी कहानी एक मिशन के साथ में स्टार्ट हुई थी। फिर हमें जॉन के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसे मिशन मिला होता है हाजुन नाम के एक बंदे को असैसिनेट करने का, जो कि सियोल का एक बिजनेस टाइकून है और उसको मारने से 50 मिलियन का रिवॉर्ड मिलने वाला था। जॉन इजीली हाजुन के गार्ड्स को मारते हुए कमरे तक पहुंच गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे देखता है फायरफ्लाई को, जिसने कि हाजुन के ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है। जॉन बोल रहा होता है ये पहली बार था जबकि मैंने फायरफ्लाई यानी कि लीना को देखा था। लीना बोल रही होती है तुम एक बॉडीगार्ड हो, लेकिन तुमने यहाँ पे आने में बहुत ही देर कर दी। जॉन बोल रहा होता है नहीं ऐसा मत करना, लेकिन तभी लीना हाजुन को शूट कर देती है। बाकी बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं लगता है हमारे बॉस खतरे में है, हमें उनको बचाने के लिए अंदर जाना होगा। वहीं जो जॉन होता है वो लीना को उठाते हुए दौड़ रहा होता है। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते वहीं पे रुक जाओ, लेकिन जॉन उन सभी को मारते हुए लीना को लेकर सेफ हाउस में पहुंच गया होता है। जॉन विक बोल रहा होता है ये मेरा सेफ हाउस है, इस जगह को कोई और नहीं ढूंढ सकता। अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही थी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जब जॉन पहली बार फायरफ्लाई से मिला था तब वो मेंटली काफी ज्यादा बीमार थी और वो एक क्रेजी इंसान की तरह कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती थी। लीना बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, इसका मतलब तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जॉन विक सोच रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही अजीब है, लेकिन तभी लीना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जॉन उसे गले में मारते से नॉक कर देता है और आगे जॉन ने उसको बांध कर अपने घर में लटका दिया होता है। जॉन विक बोल रहा होता है शोर मत करना, मेरे को तुम्हारी आवाज सुनकर काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही है। अगले दिन जॉन विक ने लीना को खोल दिया होता है। जॉन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो, तुम रात भर बंधी हुई थी फिर भी तुम शांत नहीं हो रही। लीना बोल रही होती आखिर तूने मुझे क्यों बचाया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं प्रीटी हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। जॉन बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो जिसके दिमाग में डर बैठा हुआ है, पर तुम यहाँ पे सभी लोगों के सामने काफी ज्यादा फियरलेस और ब्रेव दिखाने का ट्राई कर रही हो। लीना बोल रही होती है कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुमने एक ही बार में बहुत सारे स्किल बॉडीगार्ड्स को मार दिया था। जॉन बोल रहा होता है वैसे तो मैं खुद की तारीफ नहीं करता, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि मेरी बराबरी कर सकते हैं। अगर तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जॉन विक नाम ले लोगी ना तो इतने से सभी लोगों की फट जाएगी। तभी वहाँ पे लीना झुकते हुए बोल रही होती है सब प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे अभी कुछ लोगों को मारना है, रिवेंज लेने के लिए आप जो भी कुछ बोलेंगे मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, अपनी बॉडी के ऊपर भी गिव अप कर सकती हूँ, बस आप मेरी रिवेंज लेने में हेल्प कर दीजिए। जॉन विक बोल रहा होता है इसी के साथ मैंने लीना को 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी ताकि वो अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो सके, और 2 साल के बाद में लीना इतनी काबिल हो गई थी कि वो आराम से अपना बदला ले सके और उसने अपना काम सक्सेसफुली कर भी लिया। रोते हुए लीना बोल रही होती है डैड मॉम ब्रदर मुझे आप लोगों की बहुत ही याद आ रही है, पर आप लोग जहाँ भी होंगे आप लोग काफी इजी फील कर सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के कत्लों को मार दिया है। तभी उसके पास में जॉन विक आते हुए बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया। जॉन विक बता रहा होता है बदला लेने के बाद में मुझे लीना ने बताया था कि 2001 6 जनवरी को उसके साथ में क्या हुआ था और आखिर वो रिवेंज लेने के पीछे इतनी पागल क्यों हो गई थी। लीना को उठाते हुए जॉन विक बोल रहा होता है उठ जाओ तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, वैसे मैंने पहली बार किसी को सोते वक्त रोते हुए देखा है। तभी लीना जॉन विक को रोकते हुए बोल रही होती है कि आप मेरे पास में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, मुझे डर है कि कहीं मैं रातों उठकर खुद को शूट ना कर लूं। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा बॉर्डर हो रखा है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी स्टोरी क्या है। लीना बोल रही होती है मैं पहली बार किसी को अपनी स्टोरी बता रही हूँ, ये बात है 6 जनवरी 2001 की,
मुझे याद है कि वो रात एक नॉर्मल रात थी। भाई ने स्कूल के अंदर फाइट की थी, इसी वजह से मॉम भाई को डांट रही थी। लेकिन तभी अचानक हमारे घर में बहुत सारे गैंगस्टर घुस गए। उन लोगों ने मेरे डैड को मार दिया और उनके नाम पे जितने भी एसेट्स थे उन सभी को अपने नाम पे कर लिया। वो जब हमारी तरफ बढ़े थे तो मेरा भाई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मॉम और मेरे सामने उन लोगों ने मेरे भाई को ही मार दिया। मैंने उस इंसान को अपने सामने मरते हुए देखा है जिसने कि मेरे को बचपन से प्रोटेक्ट करा। फिर उन लोगों ने मेरे मॉम के साथ में जो भी कुछ किया वो एटलीस्ट इंसान तो नहीं कर सकते। उन लोगों ने मन में मेरी मॉम की बॉडी का यूज करा और फिर उनकी बॉडी के ऊपर बहुत स्टेप करके उनको मार डाला। फिर जिस बंदे ने मेरी मॉम को स्टेप किया था उसने मुझे यार्ड में फेंक दिया और मेरे साथ में इतना बुरा कर सकता था उतना बुरा किया। मेरी मॉम ने यार्ड के अंदर सनफ्लावर उगाए थे, ये बोलते कि मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उन्हीं सनफ्लावर के बीच में मेरे साथ मेरी लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट हुआ। गुस्सा करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, आखिर जब उन लोगों ने सभी लोगों को मार ही दिया था तो उन लोगों ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। लीना बोल रही होती है, शायद से इसी वजह से क्योंकि मैं ब्यूटीफुल थी। वो लोग मेरे को कैद करना चाह रहे थे और मुझे वापस लेके जा रहे थे, लेकिन तभी मेरे को बीच में मौका मिल गया और मैं रिवर में कूद के उन लोगों से भाग गई। जॉन विक बोल रहा होता है, आगे क्या हुआ, मेरे को आगे भी जानना है कि आगे की कहानी क्या है। लीना बोल रही होती है, वहाँ से भागने के बाद मुझे मेरे डैड के फ्रेंड मिले जिन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और ये बोलते हुए मुझे अपने घर पे लेके चले गए, लेकिन वो भी बहुत ही बड़े कमीने निकले। उन्होंने मुझे रात भर काफी ज्यादा टॉर्चर करा और फिर उन्हीं मर्डरर्स को मुझे हैंड ओवर कर दिया। जॉन बोल रहा होता है, इसके बाद क्या हो मेरे को वो भी जानना है। लीना बोल रही होती है, मुझे पता चल चुका था कि मेरे फादर के दोस्त मुझे मर्डर्स को देने वाले हैं, इसी वजह से मैंने चॉपस्टिक का यूज करते उनकी आंखों को फोड़ दिया। जॉन बोल रहा होता है, उसके बाद क्या हुआ। लीना बोल रही होती है, उसके बाद की कहानी तो बहुत ही बेकार है। जब ये सब स्टार्ट हुआ था तब मैं 16 इयर्स की थी और उसके बाद में आज मैं 22 इयर्स की हूँ। इस टाइम के बीच में जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी ना तब तक मैंने हेल देखा है। आप वो पहले इंसान थे जिसने कभी मेरी ब्यूटी की तरफ या बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही आपने मुझे अपने साथ में रहने के लिए अलाउ करा और मुझे काफी अच्छी लाइफ दी। आप इस वर्ल्ड में हो, इसी वजह से मैं जी रही हूँ। अगर आप मुझे ऑर्डर करो तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस ही आपके कमांड्स को फॉलो करना है। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। बहुत लंबे टाइम तक मैंने काफी ज्यादा अंधेरे से भरी हुई जिंदगी देखी है। मेरी लाइफ के अंदर एक भी रोशनी की किरण है ना तो वो आप हो। जॉन बोल रहा होता है, नहीं सिर्फ मैं ही नहीं, अब तुम्हारी लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक है। तुम्हें इन बुरी यादों को भूल के आगे बढ़ना होगा। कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को ओवरकम मत करने देना। रोते हुए लीना बोल रही होती है, सभी लोगों के पास में एबिलिटी होती है कि वो शाइन कर सके, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ बाकी लोगों को देख के हो पाती है। मेरे खुद के अंदर तो कोई होप बची ही नहीं। जॉन बोल रहा होता है, नहीं तुम्हें खुद शाइन करना सीखना होगा। इसी वजह से आज से मैं तुम्हें फायरफ्लाई बोलूंगा, जिसकी वजह से तुम सिर्फ खुद की लाइफ में ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की लाइफ में भी रोशनी कर सको। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ड्राइवर बोल रहा होता है, सर उठ जाइए, हम आबू जियोंग पहुंच चुके हैं। टैक्सी से उतरते हुए जॉन बोल रहा होता है, मेरी डेस्टिनेशन आ गई। तभी वहाँ पे स्कूल से लीना बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ही वो एक बंदे से टकरा गई होती है। लीना बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में आंखें नहीं है, थोड़ा देख के चला करो। तभी जॉन लीना ने कान पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। लीना बोलती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। जॉन बोल रहा होता है, फायरफ्लाई तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया। लीना बोल रही होती है, क्या फायरफ्लाई, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी जॉन लीना को क्या अपनाते हुए बोल रहा होता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि हेल्प से तुम्हारे लिए आया है। ये समझ लो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम्हें एक बहुत ही बुरे वाले नाइटमेयर से उठाने के लिए। तभी जो लीना होती है वो दोनों किक करके वहाँ भागने लगती है। लीना बोल रही होती है, ठरकी आदमी मुझे दूर रहो। आगे वो पुलिस ऑफिसर के पास में जाते हुए बोल रही होती है, ऑफिसर वो लड़का जो कि मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन जब वो लोग पीछे मुड़ते तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। लीना बोल रही होती है, अभी तो वो यहीं पे खड़ा था, आखिर वो चला कहाँ गया। आगे हम देखते हैं 6 जनवरी को शाम 6 बज गए होते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस में एक बंदा बोल रहा होता है, कल बॉर्डर पे हमारे 2 बंदे मरे हुए पाए गए, शायद से किसी घुसपैठिए ने उन लोगों को मारा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा एक माइन फील्ड है वो भी एक्टिवेट हो रखा था, लेकिन अपने स्मार्टनेस का यूज करते हुए वो बंदा माइन फील्ड से ही बच गया। हमारा मानना है कि शायद से नॉर्थ कोरिया वाले साउथ कोरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं उन लोगों की हिम्मत काफी बढ़ गई है, उन लोगों ने हमारे मिलिट्री के 2 बंदों को मार डाला। चीफ बोल रहा होता है, नॉर्थ की तरफ से हमारी तरफ अटैक हो रहा है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को हाई अलर्ट से बात करनी पड़ेगी। अगर हमें पता चला कि नॉर्थ की तरफ से कोई बंदा यहाँ पे घुसपैठ करा है तो हम उस बंदे को मार डालेंगे। एक काम को सारे के सारे फोर्सेस को बोल दो तैयार हो जाए वॉर के लिए। वही सीन चेंज होता है, मैं नॉर्थ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के कमांडर बोल रहे होते हैं, हमारे जो पेट्रोलिंग करने वाले बंदे उनका अमाउंट बढ़ा दो, और यहाँ पे जितने बंदे भी खड़े होने चाहिए ना वो सभी के सभी मार्शल लेवल पे होने चाहिए। एक घुसपैठिया हमारे बॉर्डर पे आके हमारे सोल्जर्स को मार के चला गया।
हम उन कमीने साउथ कोरिया वालों को सक्सीड नहीं होने दे सकते। मुझे बताओ कल जब ये इंसिडेंट हुआ था तो बॉर्डर का इंचार्ज कौन था? तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है वो हमारे जनरल सुओंग थे। कमांडर बोल रहे होते उस कमीने को मार दिया जाए, जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता उसको नॉर्थ कोरिया में जीने का कोई हक नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जॉन विक को जो कि सीखते हुए बोल रहा होता है कि कौन कमीना जो कि इतनी रात को मेरे बारे में बात कर रहा है। फिर वो चॉकलेट खाते हुए बोल रहा होता है मैं बहुत ही भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं तो पानी लाना ही भूल गया, मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं ऐसे हट नहीं सकता। तभी स्मेल करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है लगता है लीना के घर के अंदर चिकन सूप बन रहा है। लीना की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम लोग स्कूल के अंदर फाइट क्यों करते हो? ली फैंग बोल रहा होता है मॉम मुझे माफ कर दीजिए मैं गलत था। लीना बोल रही होती है भाई आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आप फाइट करने भी पिट के आए हो। ली फैंग बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने 4 बंदे थे और मैं अकेला उनसे फाइट करने वाला। लीना बोल रही होती है मार खाने वाला तो मार खाने वाला ही होता है, भले वो 1 से मार खाए या 4 से। तभी उनके घर के बाहर गैंगस्टर्स की गाड़ी आती है। जॉन विक बोल रहा होता है अब यहाँ पे सब कुछ शुरू होने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं मिस्टर लियू को, जिनके गेट पे कोई नॉक कर रहा होता है। लियू बोल रहे होते हैं मेरी तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं ही बोल रही होती है मिस्टर लियू मुझे बताइए आखिर जॉन विक कहाँ पे है, लास्ट 2 दिन से मैंने उसको नहीं देखा। मिस्टर लियू बोल रहे होते वो मेरे रूम का पार्टनर है और अभी वो सो रहा है, वैसे भी इतनी रात को सभी लोग सोएंगे ही ना। सनमई बोल रही होती है मिस्टर लियू मुझे जॉन विक को देखना है, मुझे उसे कुछ काम था और मुझे उसे बात भी करनी थी। मिस्टर लियू बोल रहे होते काफी रात हो चुकी है और वो सो रहा है, आखिर तुम उससे बात कैसे करोगी? सनमई बोल रही होती है नहीं मिस्टर लियू सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम देखते हैं मिस्टर लियू ने प्रिंसिपल सर को कॉल कर दिया होता है। कॉल को पिक करते हुए मिस्टर लियू बोल रहे होते हाँ प्रिंसिपल सर आप कैसे हैं? यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वैसे आपको पता है प्रिंसिपल सन एक बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस हुआ है। सनमई बोल रही होती है प्लीज डैड को मत बताना कि मैं इतनी रात को यहाँ पे आ रखी हूँ, मैं बस जा रही हूँ, आप डैड को कुछ नहीं मत बोलना। मिस्टर लियू बोल रहे होते नहीं नहीं प्रिंसिपल सन, सनमई तो आराम से अपने रूम में सो रही है, मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई को छोड़ के आपकी बेटी हर एक काम में काफी अच्छी है। रूम को बंद करते हुए मिस्टर लियू रोते हुए बोल रहे होते आजकल काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रिश्वत ली थी, वो भी ऐसे कमीने बच्चे से जो कि अब मुझे ही परेशान कर रहा है। सीन चेंज होता है, हम लीना के घर के अंदर सारे गैंगस्टर घुस गए होते हैं। लीफेन और उसकी मॉम बोल रहे होते हैं आखिर ये लोग कौन है। फिर लीफेन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम लोग मेरे घर में कैसे घुसे और तुम लोग हो कौन? तभी वो लोग लीफेन को लात मारते हुए बोल रहे होते बच्चे हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ पे घर के अंदर हाजुंग, योंग और ताई एंटर करते हैं। हाजुंग को देखते हुए जॉन विक बोल रहा होता है तो वही बंदा है ना जिसके लिए मुझे $50 मिलियन मिला था और मेरे सामने इस बंदे को लीना ने मार भी दिया था। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जो ली फैमिली की बर्बादी थी वो इन्हीं 3 बंदों की वजह से स्टार्ट हुई थी। हाजुंग और लीना के जो फादर थे उन लोगों ने साथ में मिलकर शिपिंग का काम स्टार्ट करा। साल 2000 तक इनकी जो शिपिंग कंपनी थी वो काफी ज्यादा ग्रो कर गई थी। सेम ईयर 2 भाई ताई और योंग जो कि लोन शार्क के तौर पे काम करते थे वो लोग हाजुंग के पास में आए और उन्होंने कहा कि उन लोगों को शिपिंग कंपनी के अंदर पार्टनरशिप चाहिए। हाजुंग को उनके साथ में काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन लीना के फादर ने उन लोगों को मना कर दिया। लीना के फादर का मानना था कि ये लोन शार्क है और हर तरीके के गंदे काम ये लोग करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट हाजुंग थे उन लोगों ने इनके साथ में हाथ मिला लिया और अपने ही पार्टनर लीना के फादर को मरवा दिया और उनको मारने के बाद में उनकी बॉडी को शिला के रिवर में फेंक दिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं हाजुंग को जो कि लीफेन को मार रहे होते हैं। वही ताई बोल रहा होता है आज तो मैं इस लड़की के मजे लेने वाला हूँ। जॉन सोच रहा होता है जल्दी वो टाइम आने वाला है जब मुझे इन लोगों के ऊपर अटैक करना है। ताई बोल रहा होता है वो कमीना लीडोंग बहुत ही बड़ा कमीना था, मैं मानता हूँ कि मैं और मेरा भाई हमेशा से गलत काम करते हुए आए हैं, लेकिन हम उसे कंपनी के सही तरीके से एंटर करना चाह रहे थे, अब हम उसकी बेटी के मजे लेके उसे रिवेंज लेंगे। जॉन सोच रहा होता है जल्दी कुछ करना होगा वरना ये लोग लीना को नहीं छोड़ेंगे। तभी पूरे घर के अंदर एक सायरन बजने लगता है। ताई बोल रहा होता है तुम सभी लोग यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये बोलते हुए खिड़की खोलते हुए बाहर देखने लगता है। ताई बोल रहा होता है देखो हमें फायर ट्रक आई हुई है, सच में इस ट्रक का आने का टाइम बहुत ही बेकार था। योंग बोल रहा होता है एक काम करते हुए लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, अगर फायर ट्रक ने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी कार लगी हुई है तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अगर यहाँ पे पुलिस आ गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर वो लोग लीफेन, लीना उसकी मॉम को लेके जाने लगते हैं। जॉन विक सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि इस लोकेलिटी के अंदर एक खाली घर है, मैंने उसी घर का फायर अलार्म को स्टार्ट कर दिया था जिससे कि टाइमली यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ गई। पर अब मुझे जो यहाँ पे काम करना है वो काफी ध्यान से करना होगा। जैसा मुझे लीना ने बताया था इन कमीनों ने लीना के फादर को मार दिया है और अब लीना के फादर के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट में मैं यहाँ पे इन तीनों को बचा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इस घर के अंदर इसी वजह से फाइट नहीं करी क्योंकि हमें फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर इनमें से कोई एक ही बंदा बच जाता तो वो काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता था।
पर अब ये लोग पक्का से इन लोगों को किसी वीरान से फैक्ट्री में लेके जाएंगे और वहाँ पे इन लोगों को मारना काफी आसान होगा। फिर जॉन लीना के फतेह का कार लेकर उन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं हाजुन सोच रहा होता है लीडोंग, आज तो माँ के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। पास्ट के तो हमेशा मुझे डरा करते थे और मुझे ऐसा फील करते थे जैसे कि मैं कुत्ता हूँ। तुमने मुझे कहा था कि मेरी वजह से हमारी कंपनी का रेपुटेशन गिर रहा है। लाइफ के अंदर भले मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूँ, तुम मुझसे हर चीज में काफी आगे थे। एक कंपनी में पार्टनर रहते हुए मेरी कोई भी इज्जत नहीं थी। वही सभी लोग तुम्हें बॉस माना करते थे। जिस लड़की को मैंने हमेशा से पसंद करा उसने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते तुमने मेरी हेल्प भी नहीं करी और फिर तुमने इस लड़की के साथ में अपनी फैमिली बसा ली। साथ ही तुम्हारे काफी प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी है। जब भी मैं तुम्हारी फैमिली को हंसते हुए और खुश देता था तब मेरा पूरा का पूरा खून जल जाता था। मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि ये फैमिली मेरी होने वाली थी और मेरा जो भी कुछ होने वाला था वो सारा का सारा तुम्हारे पास में है। योंग बोल रहा होता है ब्रदर हाजुंग, आपने ऑलरेडी उस लीडोंग को तो मार ही दिया है। क्या आप ये सब करने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं हो? और वैसे भी उसकी जो वाइफ है वो आज के लिए आपकी है। लोकेशन में पहुंचने के बाद में आपको जितना मन करे ना उतना ही टॉर्चर कर लेना इन लोगों को। हाजुंग बोल रहा होता है उस कमीने लीडोंग की जो वाइफ और बेटी है ना, उनको सबसे ज्यादा टॉर्चर करना है। मैं चाहता हूँ जब वो कमीने अपने वाइफ और अपनी बेटी की हालत हेल से भी देखे ना, तभी वो बैठ के रोए कि उसने मेरे साथ में गलत बिहेव क्यों किया था। आगे हम देते हुए सियोल के अंदर एक अबेंडेंसी फैक्ट्री के अंदर आ गए होते हैं। लीना की मॉम बोल रही होती है, हाजुन प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम और लीडोंग तो हमारे साथ काफी दोस्त रहे हो ना, अपनी सालों पुरानी दोस्ती का वास्ता रखते हुए हम लोग को छोड़ दो। हाजुंग बोल रहा होता है वो कमीना लीडोंग मेरा दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे तो मैंने खत्म कर ही दिया है, अब उसकी फैमिली की बारी है। लीना की मॉम बोल रही होती है प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन तभी हाजुंग विप का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। अपने बच्चों को बताते हुए लीना की मॉम बोल रही होती है, हाजुंग आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ में कभी कुछ भी बुरा नहीं करा, पर तुम्हारे दिल में हमारे इतनी नफरत क्यों? लीफेंग बोल रहा होता है कमीना की तेरी हिम्मत कैसे मेरी मॉम के ऊपर अटैक करने की, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए लीफेंग हाजुंग को पकड़ लेता है, लेकिन हाजुंग उसे अपने विप से मारते हुए साइड में फेंक देता है और फिर जो बाकी सारे लोग होते हैं लीफेंग को मारना स्टार्ट कर देते हैं। रोते हुए लीना बोल रही होती है अगर कोई नाइटमेयर है ना तो प्लीज मुझे कोई इसे उठा दो। तभी वहाँ पे लीना को जॉन विक याद आने लगता है, जिसने बोला था कि मैं हेल से आया हूँ तुम्हें नाइटमेयर से जगाने के लिए। तभी वहाँ पे जॉन विक आते हुए अपने कार के सायरन को काफी तेजी से बजाने लगता है। टाई और योंग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अब कौन आ गया? वही अपने कार को देखते हुए लीना बोल रही होती है तो मेरे डैड की कार है। कार से उतरते हुए जॉन विक बोल रहा होता है मैं बोल सकता कि तुम्हारी कार खराब है, तुम्हारी कार का ना तो क्लच काम कर रहा है ना ही ब्रेक। सच में तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए इन लोगों ने काफी मेहनत करी थी, तुम लोग बच के भाग ना पाओ इसी वजह से इन लोगों ने कार के ब्रेक तक फेल कर दिए हैं। रोते हुए लीना बोल रही होती है क्या बंदा मुझे बचाने के लिए आया है? जॉन विक बोल रहा होता है फायरफ्लाई हम फिर से मिल गए। लीना सोच रही होती है सच में ये बंदा यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आया है। टाई बोल रहा होता है लड़के आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे है यहाँ पे आने की? योंग बोल रहा होता है बातें करने का टाइम नहीं है, फटाफट से आगे बढ़ो, इस बंदे को मार डालो क्योंकि इसने यहाँ पे हमें सब कुछ करते हुए देख लिया है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए जॉन विक के ऊपर अटैक कर देता है, पर जॉन उसके अटैक को काफी जल्दी डॉज करते हुए काफी खतरनाक किक मार देता है। जॉन के सिर्फ एक किक की वजह से उस बंदे की गर्दन टूट गई होती है। घबराते हुए योंग बोल रहा होते बंदा दिखने में तो काफी छोटा है, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तुम सभी लोग वेट की चीजा कर रहे हो, सभी लोग साथ में आगे बढ़ो, इस बंदे को खत्म कर डालो। आगे बढ़ते हुए बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं वैसे भी ये है तो एक बच्चा ही, आखिर हम लोग का क्या ही बिगाड़ेगा? लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जॉन ने यहाँ पे सभी लोगों को खत्म कर दिया होता है। योंग सोच रहा होता है देख के लगे ना कि यहाँ पे कोई बच्चा फाइट कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर फाइट कर रहा हो। थोड़ी देर के अंदर ही जॉन विक ने यहाँ पे सारे बंदों को मार दिया होता है। योंग बोल रहा होता है ताई आगे बढ़ो, इस बंदे को मार डालो। हाजुंग बोल रहा होता है हाँ ताई तुम इस बंदे को हरा सकते हो, हमारे साथ में काम करने से पहले तुम स्पेशल यूनिट में हुआ करते थे, तुम्हें पक्का से अपनी स्किल्स याद होंगी। अपने हाथ में डैगर लेते हुए ताई बोल रहा होता है सही मुझे डैगर किंग कहा करते थे, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। जॉन विक बोल रहा होता है मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम वो दूसरे इंसान हो जिसने की मुझे नाइफ दिखाई है। क्या तुम्हें पता है कि जिस बंदे ने मुझे लास्ट टाइम नाइफ दिखाई थी उसके साथ मैंने क्या किया था? ताई बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें आज खत्म करने वाला हूँ। ये बोलते हुए जॉन के गले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन ने काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। ताई बोल रहा होता है मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही कमाल की है, इतने कम एज के अंदर तुम मेरे अटैक को डॉज कर पा रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बोलते हुए ताई लगातार जॉन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जॉन को एक भी अटैक नहीं लगता। जॉन बोल रहा होता है सच में तुम्हारी स्किल तो काफी कच्ची है, तुम्हें आखिर स्पेशल यूनिट में भर्ती किसने किया था? आगे बढ़ते हुए टाई बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, लेकिन तभी जॉन नाई के हाथ में मुक्का मारते उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और फिर अपने डैगर से अटैक करते हुए ताई के चटर को वहीं पे खत्म कर देता है। जॉन बोल रहा होता है ये तो गया, अब अगली बारी किसकी है?
घबराते हुए हाजुंग सोच रहा होता है ताई यहाँ पे मारा गया और मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। जॉन बोल रहा होता है तुम लोगों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा असिस्टेंट खड़ा है और तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने से भाग सकते हो, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक हो गया। ये बोलते हुए जॉन हाजुन के ऊपर अपना बैग फेंक देता है। हम देखते हैं बैग हिट होने के बाद में हाजुन मर गया होता है। घबराते हुए योंग सोच रहा होता है इस बच्चे के बैग के अंदर ईंटें भरी हुई थी। जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मेरे बैग के अंदर ईंटें नहीं तो क्या बुक्स भरी होंगी। अब यहाँ पे तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, यहाँ पे तुम अकेले बचे हो। योंग बोल रहा होता है मेरी तरफ मत आओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो लीना को पकड़ते हुए उसे होस्टेस बना देता है। योंग बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम कौन हो, पर तुम्हें देख पे साफ पता चला है कि तुम यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए आए हो। अगर तूने मेरे को नहीं जाने दिया ना तो मैं इस लड़की को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जॉन बोल रहा होता है लड़की क्या तुम यहाँ पे डरी हुई हो, मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक नया मूव प्रैक्टिस किया था जिसमें अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन लगता है मुझे उस मूव को ट्राई करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए जॉन वहाँ पे कंसंट्रेट करने लगता है और फिर जॉन वहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। योंग सोच रहा होता है कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, मेरी जो ये बॉडी है कम्प्लीटली पैरालाइज हो चुकी है, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना करूँ लेकिन अपने हाथ को भी मूव नहीं कर पा रहा। वहीं जो जॉन होता है वो चलते चलते योंग के पास में आ गया होता है। जॉन बोल रहा होता है तुम वो तीसरे इंसान हो जिसने कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर नाइफ दिखाई है। फिर जॉन ने वहाँ पे योंग को भी मार दिया होता है। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारा ये बुरा नाइट में यहीं पे खत्म होता है, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है, तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आगे हमें 6 घंटे बाद लीना के घर का सीन दिखा जाता है। उड़ते हुए लीना बोल रही होती है तो मेरा ही घर है। जॉन बोल रहा होता है फाइनली तुम उठ गई, तो वहाँ पे डर के मारे ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो गई थी। फिर चिकन सूप पीते हुए जॉन बोल रहा होता है आंटी को बोलना कि उन्होंने काफी अच्छा चिकन सूप बनाया था, क्या तुम प्लीज मुझे मेरा जैकेट वापस कर सकती हो, जब तुम बेहोश हुई तो मुझे लगा था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसी वजह से मैंने अपने जैकेट को तुम्हें पहना दिया था। जब जॉन अपना जैकेट वापस ले रहा होता है तभी लिनस को उसका जैकेट वापस नहीं कर रही होती। जॉन बोल रहा होता है फायरफ्लाई ये जैकेट मेरा है और तुम्हें मुझे ये देना ही पड़ेगा। तभी जो लीना होती है उसके जैकेट को छोड़ देती है और जॉन उस जैकेट को अपने बैग में रख लेता है। जॉन बोल रहा होता है मैंने चिकन सूप को गर्म कर दिया है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम वो खा सकती हो। कल उन गैंगस्टर के अटैक की वजह से तुम्हारे भाई को चोट लग गई है और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे भाई को मेडिसिन देकर सुला दिया है। तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगी। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि पुलिस को मत बुलाना क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ रिजोल्व कर चुका हूँ और पुलिस के आने से यहाँ पे सिर्फ दिक्कतें खड़ी होंगी और कुछ भी नहीं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।